कि जब जब भी शेफ्ट वगैरह सीरीज में रहते हैं तो इसकी इक्वेशंस क्या क्या चीज़ें सेम होते हैं और क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ता है। और जब भी शेफ्ट सीरीज में रहते हैं और जब भी शेफ्ट पैरेलल में रहते हैं तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में। जैसे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में क्या है, दो शेफ्ट है ए बी एंड बी सी। ये क्या है, दोनों ही शेफ्ट सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होकर रखा है। जब सीरीज में होगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी सीरीज में होगा तो टॉर्क की वैल्यू जो भी होगा वो सेम होगा इन बोथ दी सेक्शन। मतलब ए बी और बी सी सेक्शन में क्या होगा, जो भी मतलब अगर बी सी सेक्शन टी टॉर्क से घूमते हैं तो ए बी सेक्शन भी टी टॉर्क से ही घूमेगा। मतलब ए बी और बी सी में दोनों में ही टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, इंडिविजुअली सेम होगा, टी टी होगा। और अगर थीटा की वैल्यू देखा जाए, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू देखा जाए, तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी थीटा ऑफ वन, जो भी एंगल से घूमता है ए बी, प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द बी सी सेक्शन विल बी द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द होल सेक्शन। उसके बाद अगर दो शेफ्ट पैरेलल में कनेक्ट होकर रखा है, जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, ये दो शेफ्ट है पैरेलल में होते हैं। अगर दो शेफ्ट होते हैं पैरेलल में तो होगा क्या, फाइनली एक्चुअली क्या है, डायग्राम इस तरीके का नहीं होता, डायग्राम होते हैं हम लोग ही इस तरीके का, ठीक है। अगर दो शेफ्ट है, दो शेफ्ट हम लोग पैरेलल में कनेक्ट होकर रखेगा, जैसे हम लोग स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग का न्यूमेरिकल्स है, सिमिलरली क्या हो, शेफ्ट के न्यूमेरिकल्स है। अगर दो शेफ्ट क्या होगा, पैरेलल में ज्वाइन होकर रखेगा तो हम लोगों का वैल्यू क्या होगा, उस समय क्या होगा, जो भी टॉर्शन होगा, अगर एक शेफ्ट का टॉर्शन T1 है, दूसरे शेफ्ट का टॉर्शन T2 है, तो टोटल टॉर्शन पूरा सिस्टम में बनेगा T1 प्लस T2, दोनों की कॉम्बिनेशन। और जो भी थीटा होगा, दोनों शेफ्ट का क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों के है क्या होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2, दोनों शेफ्ट के एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, और टॉर्शन हो जाएगी दोनों के समेशन। जस्ट रिवर्स होते हैं सीरीज कनेक्शन में जो भी होता है। उसके बाद बेंडिंग एंड टॉर्शन का जो भी इक्वेशन बनता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ कर रखा हूँ, बेंडिंग का क्या इक्वेशन होता है, जो m बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, जो भी इक्वेशन होता है बेंडिंग इक्वेशन। और टॉर्शन इक्वेशन भी पढ़ा हूँ, दैट इज टॉर्क बाई जे इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय आर इज इक्वल टू जी इंटू थीटा बाई एल, जो भी बेंडिंग इक्वेशन है और टॉर्शन इक्वेशन है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखना पड़ता है जब हम लोग के पास मोमेंट का भी, बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू रहते हैं और टॉर्क दैट इज टॉर्क का भी वैल्यू रहते हैं, तो दोनों का कंबाइंड इक्वेशन बनता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इन मोस्ट प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन सिचुएशंस shaft will carry torque which are also subjected to bending। मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन जब हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे, पावर ट्रांसमिशन या जो भी है, उस समय जो भी शेफ्ट रहेगा उसमें बेंडिंग भी प्रोड्यूस होगा एज वेल एज टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। टॉर्क मतलब ट्विस्टिंग फोर्स। इफ ओनली बाय वर्सू ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द गियर दे कैरी। Many other practical applications occur where bending and torsion arises simultaneously। दोनों चीज सेम टाइम में होते हैं, so that this type of loading represents one of the major source of complex stress situation। तो फाइनली क्या है, दोनों चीज जब एक इकट्ठा ही, मतलब एक ही टाइम पे ये एक्ट होते हैं कोई भी एप्लीकेशन पे, तब इसी के लिए हम लोग को एक कंबाइंड इक्वेशन जो है उसके बारे में पढ़ना है कि बेंडिंग और टॉर्शन जब इक्वली रहेगा तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इन द केस ऑफ शेफ्ट, बेंडिंग गिव राइजेस टू टेंजाइल स्ट्रेस ऑन वन सरफेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द ऑपोजिट सरफेस। जब भी शेफ्ट वगैरह है, शेफ्ट में बेंडिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो एक में क्या हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी, एक में हो जाएगी आपका टेंजाइल स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस एज वेल एज टेंजाइल स्ट्रेस शेफ्ट में।
while the torsion give rises to the क्या हो जाएगी, torsion के कारण क्या हो जाएगा, pure shear produce होगा throughout the shaft. उसके बाद for this shaft, इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ. जैसे ये आपका हो गया शेफ्ट, अगर ये शेफ्ट में बेंडिंग प्रोड्यूस होगा तो ये शेफ्ट ऐसे बेंड होगा, तो बेंड हो गया होने के कारण जो ऊपर के फाइबर है उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और नीचे के फाइबर में टेंजाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. लेकिन बेंडिंग के साथ साथ अगर ये मान लीजिए घूमता है, घूमने के कारण क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड है तो ये घूमेगा, घूमने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा. ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो जाएगी, हम लोग की शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द शेफ्ट. कंप्रेशन मतलब फाइनली हम लोग का जब दोनों ही इकट्ठा एक्ट होगा तो फाइनली हम लोग के पास क्या क्या रहेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी रहेगा, टेंजाइल स्ट्रेस भी रहेगा और शेयर स्ट्रेसेस भी रहेगा. ये तीनों चीज़ मतलब एट ए सेम टाइम प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी. For the shaft subjected to the simultaneous application of a bending moment M and torque, the principal stresses set up in the shaft can be shown to be equal to those produced by an equivalent bending moment of a certain value ME acting alone. जब भी कोई shaft में simultaneously दोनों चीज होते हैं, that is एक one is the moment and the second one is the torque. द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अभी मुझे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सेट अप इन द शेफ्ट कैन बी शोन टू बी इक्वल टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सर्टेन वैल्यू ME. जो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा वो हम लोग फाइनली दिखा सकता है कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के कारण भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो भी प्रोड्यूस होगा वो सेम रहेगा. कॉम्बिनेशन के लिए और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू सेम प्रोड्यूस होगा. अब जैसे मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का इक्वेशन पता है. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कब प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तभी होते हैं जब शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो फाइनली सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x/2 प्लस माइनस ऑफ सिग्मा 1 मेजर हो जाती है, सिग्मा 2 माइनर हो जाती है. जब मेजर हो जाता है तो हम लोग प्लस यूज़ करेंगे, जब माइनर हो जाएगी तब मतलब सिग्मा 2 जब हो जाएगा तो हम लोग माइनस यूज़ करेंगे. सिग्मा x/2 प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर सिग्मा x/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy होल स्क्वायर. सिग्मा x होगी नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग इन दी x डायरेक्शन एंड टाउ xy हो जाएगी शियर स्ट्रेस अप्लाइड इन द xy प्लेन. तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. सिमिलरली हम लोग और एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम. शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2/2 विच इज इक्वल टू द प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर सिग्मा x/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy होल स्क्वायर. ये इक्वेशन बनेगा और इसके अलावा और एक इक्वेशन बनेगा, वो हो जाएगी आपका क्या है, अगर मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस रहेगा एक एलिमेंट में, इसका मतलब क्या है, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस है, मतलब बायएक्सियल नहीं है. यूनिएक्सियल के साथ क्या रहेगा, यूनिएक्सियल फोर्सेस के साथ हम लोग क्या शियर स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहे हैं. जब दोनों ही चीज़ रहेगा तो सिग्मा x विल बी इक्वल टू 32m डिवाइडेड बाय पाई इंटू द d क्यूब प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए हो जाएगी लोड बाय एरिया विच सो, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 16t डिवाइडेड बाय पाई इंटू द d क्यूब. ये दो इक्वेशन है, दोनों को याद रखना है. एक हो गया डायरेक्ट स्ट्रेसेस, एक हो गया शेयर स्ट्रेसेस. और ये इक्वेशंस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, शेयर स्ट्रेस के बारे में भी बता दिया. अब फाइनली क्या करेंगे, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस और मैक्सिमम डायरेक्ट एंड शेयर स्ट्रेसेस भी मैंने बता दिया. अब उसके बाद देखिए, जब हम लोगों को फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस व्हेन बोथ द moment as well as torsion is acting, then the value will be maximum principal stress is equal to the 16 divided by pi into d cube into m plus root over m square plus the t square.
बट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू द डी क्यूब इंटू द रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 2। ये दो इक्वेशन हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल होगा और ये दोनों ही इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि जब मोमेंट और टॉर्शन दोनों ही एक्ट होगा तब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एज वेल एज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसके बाद अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है मतलब पड़ेगा कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, द प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन विल बी थीटा विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द tan इनवर्स ऑफ द टॉर्शन बाय द बेंडिंग मोमेंट। ये भी याद रखना है, द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन इक्वल टू द हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ द T by M that is torsion by bending moment। ये तीन इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट टॉर्शन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे मोमेंट और टॉर्शन दोनों कंबाइन होके जो भी शियर स्ट्रेस एज वेल एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कराते हैं, उसका सेम वैल्यू ही प्रोड्यूस होगा किसके कारण? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के कारण। अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द m प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द m plus minus of root over m square plus t square divided by 2 and equivalent torsion is equal to the root over m square plus the t square। equivalent bending moment as well as equivalent torsion के दो फॉर्मूले हैं। मतलब हम लोग के पास अभी तक फॉर्मूले कितने हो गए? 5 फॉर्मूला हो गया। एक हो गया इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट विच इज इक्वल टू द m प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर m स्क्वायर प्लस द t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इक्विवेलेंट टॉर्शन इज इक्वल टू द रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। उसके बाद लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन थीटा इज इक्वल टू द हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ द टॉर्शन बाय मोमेंट। उसके बाद शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू द डी क्यूब इंटू द रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस इज 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू द डी क्यूब इंटू द m प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर m स्क्वायर प्लस द t स्क्वायर। ये हो गया टोटल 5 इक्वेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या है? यूज ऑफ दिस फॉर्मूलास आर लिमिटेड टू द केस वेयर बोथ ये सभी को पता है, मैंने अभी बोल के भी रखा हूँ कि जब मोमेंट और टॉर्शन दोनों ही इक्वली एट अ सेम टाइम एक्ट होगी तभी हम लोग ये इक्वेशन जितने भी इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड एज वेल एज द शेफ डायमीटर विल बी इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 32 me डिवाइडेड बाय पाई इंटू द सिग्मा w एज वेल एज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क जब रहेगा तब हम लोग की क्या हो जाएगी? डायमीटर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16 इक्विवेलेंट मोमेंट एंड इक्विवेलेंट टॉर्शन डिवाइडेड बाय पाई इंटू द शियर स्ट्रेस। हालांकि ये तो जो इक्वेशन है इनके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। फाइनली जो 5 इक्वेशन मैंने बताया उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बस इतना ही था आज के लिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज बताऊंगा कि जितने भी मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने फार्मूलाज दिए हैं कि इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फिर कैसे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्विवेलेंट मोमेंट एज वेल एज इक्विवेलेंट टॉर्शन। तो जितने भी है जैसे पावर की फार्मूला मैंने दे के रखा है उनका जितने भी है फार्मूलाज सभी का अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक करके। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है